Everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to discuss the question answer of class 8 chapter number 8. So the first question is indicate whether the following statement are true or false. तो अब आपको बताना है कि ये जो चारों स्टेटमेंट्स दी हुई है ये ट्रू है या ये फॉल्स है. So the first statement is unicellular organisms have one celled बॉडी. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या उनके पास एक ही सेल होता है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो एक ही सेल से चलती है. सो येस इट इज़ ट्रू. वाइल अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. नाउ द सेकेंड इज मसल सेल्स आर ब्रांच. जो मसल सेल्स है क्या वो ब्रांच होती है? सो द आंसर इज नो, फॉल्स. मसल सेल्स जो है वो ब्रांच नहीं होती है. सी इज द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. तो जो बेसिक लिविंग यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या वो ऑर्गन होती है? सो हमने पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? दैट इज़ द सेल. जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. सो इट इज़ अ फॉल्स. तो ये फॉल्स हो गया. अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप. तो अमीबा का हमने शेप देखा था कि वो कैसा था, वो इरेगुलर शेप था, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता. वो जब चलता है या फिर वो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है तो आप देखोगे कि वो हमेशा अपनी शेप जो है वो चेंज हमेशा करता रहता है. सो येस इट इज़ अ ट्रू कि दैट हैज़ अ इरेगुलर शेप. आफ्टर दैट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल. तो अब आपको ह्यूमन नर्व सेल का एक स्केच बनाना है एंड उसका क्या फंक्शन है आपको ये बताना है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नर्व सेल का एक स्केच है. तो दिस इज़ द डेंड्राइट. यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, बीच में इसकी साइटोप्लाज्म है. दिस इज़ द एक्सॉन, और यहाँ पर ये जो बाहर की लेयर है दिस इज़ द माइलिन शीट. यहाँ पर टर्मिनल ब्रांचेस इज देयर. और जो आपका नर्व सेल होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि क्या करता है, ये मैसेज ट्रांसमिट करता है. मतलब आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं उससे वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाता है, फिर ब्रेन जो है जो रिसेप्टर ऑर्गन से वहाँ तक पहुँचाते हैं. सो इसका मेन वर्क ये होता है कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी ये कहीं ना कहीं नर्व सेल डिसाइड करता है. बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो एक मैसेंजर की तरह क्या कर रहा है, मैसेज को इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहा है. Now the third question is write a short note on the following. अब आपको short note लिखना है बेसिकली. सो द फर्स्ट वन इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक फ्लूइड लाइक लिक्विड होता है बेसिकली, जो कि क्या करता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कुड बी अ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर आप बात करते हो साइटोप्लाज्म की तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स. और ये क्या हेल्प करता है, ये जो मटेरियल है उसमें भी एक्सचेंज करता है. सेल ऑर्गेनेल्स को अगर कुछ चाहिए तो ये उसको प्रोवाइड कर सकता है, और उसका जो वेस्ट है उसको बाहर भी निकाल सकता है. मतलब बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वहाँ पर होता है. और अगर हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म जो है वो 80% वाटर से बनता है. ये क्लियर होता है और कलरलेस होता है. मतलब आप सोच सकते हो कि ये पानी की तरह कलरलेस है, बट ये थोड़ा सा थिक होता है बिकॉज यहाँ पर 80% पानी है, बट थोड़ा सा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, तो ये थोड़ा सा थिक होता है. नाउ द सेकेंड इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है. यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है. इसके अंदर डीएनए होता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, और ये एक तरीके से कमांड सेंटर होता है सेल का. स्फेरिकल इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है. और न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और ये न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करती है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बेसिकली न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वॉल की तरह एक्ट कर रही है और उसे साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपके न्यूक्लियस को कुछ चाहिए तो वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर साइटोप्लाज्म को कुछ देना है तो मतलब यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर पोर्स है, छेद है इसके बीच में। सेकेंड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूक्लियोलस इज देयर। तो ये एक स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, मतलब ये किसी भी मेम्ब्रेन से चिपका हुआ नहीं होता है। फिर इसके अंदर थर्ड इज़ द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपको पता हो तो जीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट्स से, जो बच्चों के अंदर गुण आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है, वो जीन्स। मतलब आपके पेरेंट्स से जो जीन्स बच्चे में आ रहे हैं वो उसी की वजह से आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो। So, inheritance of the characteristic is possible only because of the chromosomes। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स से बच्चों में गुण आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो क्रोमोसोम्स की हेल्प से ही होते हैं।